2001 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के आदेश पर हुई। ऑपरेशन ट्रेंट व्यापक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का हिस्सा था। यह ऑपरेशन एक अफीम प्रसंस्करण केंद्र, जो अल-कायदा का मुख्यालय था, से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह एक कम झात और बहुत कम दस्तावेजीकृत अभियान है, पर इसे एसएस के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। वॉरसॉफ्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 11 सितंबर हमलों के बाद अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया। योजना का प्रमुख उद्देश्य 11 सितंबर हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को खोजना और नष्ट करना था। अमेरिकी अधिकारियों ने निर्धारित किया कि वही आतंकवादी अफगानिस्तान में छिपे हैं, जिसके कारण 7 अक्टूबर को सैन्य आक्रमण और हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने ब्रिटेन के समर्थन से तालिबान को सत्ता से हटाने का प्रयास किया। मूल रूप से एक राजनीतिक और उग्रवादी आंदोलन के रूप में वर्णित, तालिबान एक विचारधारा है जो पश्तून राष्ट्रवाद और इस्लामी कट्टरपंथ के तत्वों से बनी है। उनके नियमों में शराब और सुअर का मांस खाने, कुछ संगीत, मीडिया और तकनीक का आनंद लेने पर प्रतिबंध शामिल है। इसमें टीवी, फिल्म, इंटरनेट, फोटोग्राफी और फुटबॉल, शतरंज और पेंटिंग जैसे शौक शामिल है। तालिबान के कानून महिला विरोधी है। महिलाओं और लड़कियों पर काम और शिक्षा पर प्रतिबंध है। उन्हें हमेशा अपने शरीर को ढककर रखना पड़ता है और घर से बाहर जाते समय उनके साथ पुरुष रिश्तेदार का होना भी अनिवार्य है। 7 अक्टूबर 2001 के मध्य में अमेरिकी सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम ने खुफिया जानकारी की तलाश में 2 स्पेशल एयर सर्विस टुकड़ियों को उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में तैनात किया। समूहों ने टोही अभियान चलाए, लेकिन ज्यादातर बिना किसी घटना और दुश्मन से मुठभेड़ के। कई हफ्तों बाद टुकड़ियों को वापस यूके बुलाया गया, क्योंकि वहां करने को ज्यादा कुछ नहीं था और उपयोगी जानकारी भी नहीं मिली थी। हालांकि घर लौटने के बाद प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एसएस को फिर से अफगानिस्तान भेजने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे अल-कायदा के मुख्यालय बने एक अफीम कारखाने पर छापा मार उसे नष्ट कर सके और वहां से उपकरण व अन्य सामान पाकिस्तान सीमा पार भेजने से रोक सके। यह सुविधा कंधार से लगभग 305.78 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ की तलहटी में थी और घरों के परिसर और गुफाओं सहित एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। यह जगह भारी सुरक्षा से लैस थी, जिसमें मैदान के अंदर और आसपास खाइयां और अस्थायी बंकर बने हुए थे। बंकरों में खुद 80 से 100 अल-कायदा विदेशी लड़ाके तैनात थे, लेकिन खुफिया रिपोर्टों के अनुसार वहां कई हथियारबंद और कड़े प्रशिक्षण प्राप्त विद्रोही भी मौजूद थे। अमेरिका को लगा कि इस ठिकाने पर छापा मारना लाभदायक नहीं होगा। उन्हें पता था कि वहां कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, पर ब्रिटिशों के दबाव में वे इस ठिकाने को हवाई हमले से नहीं उड़ाया, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां से कोई खुफिया जानकारी मिल सकती है। नवंबर 2001 के मध्य में पहले तैनात की गई स्पेशल एयर सर्विस टीमें ए और जी स्क्वाड्रन मंजूर योजना के तहत अफगानिस्तान लौट आई। उन्हें विशेष रूप से बगराम एयरफील्ड भेजा गया था, जो चारिकाह शहर से 6 मील से अधिक दूर था। ए और जी स्क्वाड्रन को दिन दहाड़े सुविधा पर हमला करने का आदेश मिला था। यह निर्णय टीमों को उचित हवाई समर्थन देने के लिए आवश्यक था। हालांकि समूह को मिलने वाला समर्थन सिर्फ 1 घंटे का था। इसका मतलब था कि अभियान का समय अत्यंत महत्वपूर्ण था और वे शुरुआत से पहले कोई टोह भी नहीं ले सके। मुश्किलों को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि उस क्षेत्र का सामान्य रूप से अच्छी तरह से सर्वेक्षण नहीं हुआ था और क्षेत्र के नक्शे भी ज्यादा विस्तृत नहीं थे। इन समस्याओं के बावजूद 22 एसएस के कमांडिंग ऑफिसर ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। ऑपरेशन ट्रेंट में लगभग 100 से 140 पुरुषों ने भाग लिया, परंतु इसकी सटीक प्रारंभ तिथि अज्ञात है। नवंबर के मध्य से अंत के बीच जी स्क्वाड्रन की एयर ट्रूप ने एक रात्रि उच्च ऊंचाई मिशन में भाग लिया। जंप विशेष हेलमेट जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगे थे ने उन्हें कठिन अवतरण के दौरान जीवित रहने में मदद की,
जब तक कि वे निचली ऊंचाई पर नहीं पहुंच गए और अपने पैराशूट खोलने में सक्षम नहीं हो गए। जमीन पर पहुंचने के बाद वे राजस्थान के रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में शून्य से नीचे तापमान में थे। उन्होंने यहां क्षेत्र की उपयुक्तता को अस्थायी हवाई पट्टी के रूप में जांचने की योजना बनाई, जिसका इस्तेमाल बाद में मुख्य इकाइयां करेंगी। उपयुक्तता की पुष्टि के बाद मुख्य सैनिकों के उतरने से पहले 17 घंटे और बीत गए। विमान के उतरते ही लगभग 40 भारी हथियारों से लैस लैंड रोवर, मोटर बाइक और अखमत ट्रकों में सवार सैनिक रैंप से बाहर निकल आए। एक लैंड रोवर को इंजन की खराबी के कारण छोड़ना पड़ा। 3 लोगों की एक टीम उसकी सुरक्षा के लिए पीछे रह गई, जबकि शेष यूनिट फैसिलिटी की ओर आगे बढ़ी। ए स्क्वाड्रन ने हमला करने और जी स्क्वाड्रन ने फायर सपोर्ट बेस की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी ली। सैनिक अपने वाहनों के हथियारों, मोर्टार, एंटी टैंक मिसाइल और स्नाइपर राइफल से दुश्मन की जवाबी कार्रवाई को दबाएंगे, जिससे ए स्क्वाड्रन को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस योजना का अर्थ था कि अगर ए स्क्वाड्रन घिर जाती है तो जी स्क्वाड्रन उनकी सहायता के लिए अपने लोग भेज सकती है। यूनिट्स अगली सुबह 7 बजे तक निष्क्रिय रहीं, जब दुश्मन को खाइयों के बीच घूमते हुए देखा गया। प्रारंभिक हमला अमेरिकी विमानों द्वारा किया गया, जिन्होंने उस क्षेत्र पर बमबारी की और संयंत्र के डिपो को नष्ट कर दिया। इसमें लगभग 50 मिलियन पाउंड की अफीम थी, जिससे वहां मौजूद अल कायदा विद्रोहियों के लिए भारी तबाही हुई। हवाई हमले के बाद ए स्क्वाड्रन अपने वाहनों में आगे बढ़ा, फायरिंग करते हुए और टैंक रोधी हथियारों से बचते हुए। वे वाहनों से उतरकर सुविधा के बाहरी घेरे के पास रुके और बाकी रास्ता पत्थरीली चट्टानों और कठिन इलाकों से होकर पैदल तय किया। पहली खाई के पास पहुंचते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि विद्रोहियों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उन्होंने AK-47 असॉल्ट राइफल और RPG-7 कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। इस दौरान जी स्क्वाड्रन ने उस सुविधा के चारों ओर बुलहॉर्न फॉर्मेशन में खुद को व्यवस्थित किया, जिससे वे आगे और किनारों पर फैल गए, जैसे दुश्मन को घेर रहे हों। उसके बाद उन्होंने भारी हथियारों का प्रयोग ए स्क्वाड्रन की सहायता के लिए किया, जो शीघ्र ही खड़े विरोध के चलते युद्ध करते हुए खाइयों के निकट अटक गए। हवाई समर्थन ने दुश्मन पर गोला बारूद खत्म होने तक फायरिंग की। एक बार एक लड़ाकू विमान ने बंकर पर गोलाबारी करते हुए जी स्क्वाड्रन के सदस्यों को लगभग निशाना बना लिया था। ए स्क्वाड्रन का एक सदस्य मजबूत मोर्चों के पास पहुंचते समय शीघ्र ही घायल हो गया। बाद में 2 अन्य सैनिकों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान ए स्क्वाड्रन के अन्य सैनिकों ने गुफाओं के प्रवेश और आसपास की खाइयों को पार किया, जिससे करीब 6 विद्रोहियों की मौत हुई। खुफिया जानकारी ने संकेत दिया था कि कई लड़ाके ठीक से ट्रेन नहीं थे, लेकिन वे बेहद जुझारू थे, लगातार और जोरदार तरीके से ब्रिटिश सैनिकों को पीछे धकेल रहे थे, जिससे उनकी प्रगति धीमी हुई थी। लड़ाई का एक सकारात्मक पक्ष यह था कि ए स्क्वाड्रन आखिरकार विद्रोहियों को उनके ठिकानों से बाहर निकालने में सफल रहा। एक ब्रिटिश सैनिक ने दुश्मनों को पागल बताया और कहा कि आत्मसमर्पण उनके दिमाग में अंतिम विकल्प था। उसने आगे कहा कि वे फायरिंग करते हुए आगे की पंक्ति से बाहर भाग जाते थे। यह प्रथम विश्व युद्ध जैसा था। ये वास्तविक सैनिक नहीं थे जिन्हें सम्मानपूर्वक पेश किया जा सके। अगर उनमें जान होती तो वे आपको मारने की कोशिश करते। तो हमारे पास मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी स्क्वाड्रन के कुछ सदस्यों को ए स्क्वाड्रन की मदद के लिए भेजा गया, ताकि वे उस जगह से आगे बढ़ सके जहां वे रुके हुए थे। उसी समय जी स्क्वाड्रन के रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर को पैर में गोली लगी, जो ऑपरेशन में घायल होने वाले दूसरे स्पेशल एयर सर्विस सैनिक बने। हेलमेट और बॉडी आर्मर स्पेशल एयर सर्विस के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति थे और अभियान के दौरान चोटों को कम करने में इनकी भूमिका को आंशिक श्रेय दिया जाता है। एक स्क्वाड्रन ने अतिरिक्त सैनिकों की मदद से गुफाएं साफ कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता पाई। उन्होंने अंततः मुख्यालय की सफाई करके वहां से उपयोगी दस्तावेज और खुफिया सामग्री खोज निकाली। विद्रोहियों की संख्या बढ़ने और परिसर के अंदर होने के कारण हवाई सहायता संभव नहीं थी। ऐसे में
स्पेशल एयर सर्विस स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू किया। ए और जी दोनों स्क्वाड्रनों ने अपने लक्ष्य शीघ्र पूरे कर लिए थे। वे कई लैपटॉप और अलकायदा के ऑपरेशनों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर उस सुविधा से लौटे। इस 4 घंटे के अभियान में केवल 4 स्पेशल एयर सर्विस सैनिक घायल हुए, किसी की मृत्यु नहीं हुई। घायलों को लेने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर आया। शेष लोगों को अस्थायी लैंडिंग जोन से बाहर निकाला गया। एक अनुभवी सैनिक ने कहा, हमने वहां से निकासी की और उस जगह पर जबरदस्त बमबारी की। अलकायदा और तालिबान के मारे गए लड़ाकों की संख्या अस्पष्ट है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार मारे गए विद्रोहियों की संख्या 18 से लेकर 73 तक है। अभियान के दौरान कई घायल या गिरफ्तार हुए, परंतु कोई उच्च पदाधिकारी न पकड़ा गया, न मारा गया और न ही घायल हुआ। 18 दिसंबर 2001 तक दोनों एसएस स्क्वाड्रन यूके लौट आए थे। वहां कई सदस्यों को मिलिट्री क्रॉस और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर सहित सम्मानित किया गया। मिशन की सफलता और एसएस स्क्वाड्रनों की प्रशंसा के बावजूद इस सुविधा का सामरिक महत्व कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ।